Hello guys, so again welcome to the new and important session of Python. ठीक है, लास्ट सेशन में हम लोगों ने पाइथन के काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया. इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन पे हमने बात की, वो यूजेस पाइथन पे हमने बात की, है ना. और इसके अलावा हमने बात की थी पाइथन के फीचर्स के बारे में. ठीक है, कि व्हाट आर द फीचर सपोर्टेड बाय पाइथन. ठीक है, काफ़ी डिटेल डिस्कशन था हमारा लास्ट क्लास में फीचर्स ऑफ पाइथन को लेके. लेकिन आपको अगर याद है तो मैंने लास्ट टाइम आपको पाइथन की एक डेफिनेशन बताई थी, फिर रिमेंबर है ना. हमने वाई पाइथन पे डिस्कशन किया था. उसके बाद हम व्हाट इज पाइथन पे आए थे, और जब हम व्हाट इज पाइथन पे आए थे तो मैंने आपको पाइथन की एक डेफिनेशन दी थी, इफ यू रिमेंबर. तो हमने डेफिनेशन ये दी थी कि पाइथन इज अ फ्रीवेयर ओपन सोर्स प्रोसीजर फंक्शन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट इंटरप्टेड लैंग्वेज. काफ़ी लंबी डेफिनेशन है, ठीक है. लेकिन इसको हमने अगर पार्ट में डिवाइड करें, इफ यू रिमेंबर, तो मैंने आपको बोला था इसको पार्ट में समझो आप. तो सबसे पहले याद है हमने ओपन सोर्स का मीनिंग समझा था, कि हमने ये बोला था पाइथन इज एन ओपन सोर्स. तो हमने बात की थी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओपन सोर्स एंड व्हाई द लैंग्वेजेस आर ओपन सोर्स. लैंग्वेजेस ओपन सोर्स क्यों होती हैं. तो आपको अगर इसकी डिटेल देखना है तो आप पिछले वीडियो में जाके बिल्कुल डिटेल देख सकते हैं. लेकिन अगले वीडियो के पहले या इस वीडियो को कंटिन्यू करने के पहले अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन बटन को क्लिक करिए, शेयर करिए, फ्रेंड्स तक शेयर करिए, लाइक करिए वीडियो, ताकि डेटा फ्लेयर पाइथन के लेक्चर मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे. तो प्लीज शेयर करिए सो दैट द पीपल कैन बेनिफिटेड फॉर दिस. ओके, चलिए तो आते हैं हमने ये बात की थी पाइथन इज एन ओपन सोर्स. ठीक. सेकेंड हमने बात की थी पाइथन इज अ फ्रीवेयर. याद आ रहा है ना, पाइथन इज एन ओपन सोर्स. सेकेंड हमने बात की थी पाइथन इज अ फ्रीवेयर. ठीक, हमने ओपन सोर्स का मीनिंग समझा था, हमने फ्रीवेयर का कॉन्सेप्ट समझा था. ओके, लेकिन अब जो आ रहा है दिस इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. हम बोलते हैं पाइथन इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज. एक एक करके हम डेफिनेशंस की बात करते हैं. पाइथन इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज. फॉर अ पाइथन हम एक वर्ड यूज करते हैं, फिर रिमेंबर, वोरा, राइट वंस रन एनीवेयर. तो आज का लेक्चर जो है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है ये. एंड सी दिस वन, नॉट ओनली पाइथन इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, जावा इज ऑल्सो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, .NET ऑल्सो सपोर्ट द प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी कॉन्सेप्ट. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इंटरव्यू में पूछा जाता है, व्हाट डू मीन बाय प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी and what is the difference between platform dependent and platform independency concept. तो ये लेक्चर आपको केवल पाइथन के पॉइंट, नो डाउट मेरा जो सीक्वेंस रहेगा वो पाइथन को लेके रहेगा, लेकिन आफ्टर लिसनिंग दिस लेक्चर और आफ्टर वॉचिंग दिस लेक्चर आपके दिमाग में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि बॉस प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी और डिपेंडेंसी में क्या डिफरेंस होता है. और ये ध्यान रखना, ये इंटरव्यू रूम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसलिए क्वेश्चन है क्योंकि आज मैक्सिमम टेक्नोलॉजीज जो काम कर रही है, मैक्सिमम लैंग्वेजेस जो है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी के कॉन्सेप्ट्स पे काम कर रही हैं. तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी क्या है या प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी की क्या रिक्वायरमेंट है, ये सारा हमारा अभी का वीडियो होगा. ठीक है, तो आज का एजेंडा ही हमारा यही है कि व्हाट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी एंड व्हाट इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी. लेकिन उसके पहले फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, शेयर सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि वीडियोस हमें मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाना है. ठीक है, ये आपकी और हमारी जॉइंटली रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ठीक, नो डाउट. देखो आप, अभी हमने ओपन सोर्स फ्रीवेयर की बात की, आज हम प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी की बात करेंगे. नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात करेंगे कि अगर पाइथन प्रोसीजर ओरिएंटेड है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, पाइथन सपोर्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ बोथ प्रोसीजर एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. तो व्हाट डज इट मीन्स, प्रोसीजर ओरिएंटेड क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है. ठीक है, और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे. तो ये एक प्रॉपर डेफिनेशन हमारी कंप्लीट होगी पाइथन की, जो हम पिछले लेक्चर से पढ़ते आ रहे हैं. तो अब आप समझिए, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी को समझने के पहले हम बात करते हैं प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी का मतलब क्या होता है. बहुत ध्यान से समझना. हम बोलते हैं C++ आर प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज. तो वाई वी से दैट C and C++ आर प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट एंड वाई वी से दैट पाइथन इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज. तो इसके लिए मुझे आपको थोड़ा सा एक सी के प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन बताना पड़ेगा. अगर आप में से किसी ने सी पढ़ी है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पढ़ी है तो और ज़्यादा अच्छी बात है. क्योंकि जब आप प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी को समझेंगे ना तो आपको आसानी से प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी समझ में आ जाएगा. तो आप एक काम करते हैं, अपन सी के प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन से हम समझते हैं. तो आप देखिए क्या है
कि देर आर डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर अवेलेबल, आपको पता है ना, देर आर बहुत सारे अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है। इन वर्ल्ड वाइड द पीपल कैन यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे फॉर एग्जांपल हम विंडो को यूज करते हैं, है ना, मैक ओएस, दिस इज वन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक। देन वी हैव लिनक्स, देन वी हैव उबंटू, देर आर डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर अवेलेबल, ठीक। IBM मेन फ्रेम, देर आर अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर अवेलेबल है मार्केट में। अब क्या होता है कि आप अगर विंडोज पे काम कर रहे हैं तो आप फोर्स नहीं कर सकते किसी को कि आपको भी विंडोज को ही यूज करना पड़ेगा। गॉट माय पॉइंट? तो अब आप देखो डिपेंडेंसी का मतलब क्या होता है। कुछ ऐसी लैंग्वेजेस हैं लाइक C, C++, VC++, तो अगर हम मान लें यहां पे C, ये सब पे एप्लीकेबल है, ठीक है। जब हम C का एक प्रोग्राम, जब एक C का प्रोग्राम मैं विंडोज पे लिखता हूं, अच्छा ये पहले समझना डिपेंडेंसी क्या होती है, फिर मैं इसके बाद आपको बताऊंगा कि इंडिपेंडेंसी की रिक्वायरमेंट क्यों है। व्हेन ऑलरेडी दिस लैंग्वेजेस आर अवेलेबल, देन व्हाई वी नीड अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, एंड राइट नाउ व्हाई वी से दैट कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी इज दैट मच इंपॉर्टेंट। समझते हैं, डोंट वरी। अब आप देखिए यहाँ पे, मान लो अगर मैंने एक C का प्रोग्राम लिखा, तो आपको ये पता है हम जब भी किसी लैंग्वेज में कोड लिखते हैं तो सबसे पहले सोर्स कोड लिखते हैं। ये हम पाइथन के एग्जीक्यूशन में भी पढ़ेंगे अभी। सोर्स कोड का मतलब होता है वो कोड जो किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए प्रोग्रामर के थ्रू लिखा जाता है, प्रोग्रामर के द्वारा लिखा जाता है, दैट इज कॉल्ड ए सोर्स कोड। कभी भी आपसे पूछे जाता है ना ओपन सोर्स लैंग्वेज, तो सोर्स कोड मतलब अगर आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं और उसके लिए जो कोडिंग आप कर रहे हैं वो सोर्स कोड कहलाता है। तो यदि मान लो मैंने C और C++ का सोर्स कोड लिखा, तो इसका एक्सटेंशन या तो .c होगा या .cpp होगा। देन नेक्स्ट स्टेप में हम इस सोर्स कोड को क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम इस सोर्स कोड को करते हैं कंपाइल, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम इस सोर्स कोड को करते हैं कंपाइल। जब ये कंपाइल होता है तो ये पूरा का पूरा सोर्स कोड कन्वर्ट होता है मशीन कोड में, है ना। ये C की बात कर रहे हैं अभी हम कि C के प्रोग्राम का जब हम सोर्स कोड लिखते हैं देन सोर्स कोड विल गोइंग टू बी कंपाइल, और जब ये कंपाइल होता है तो ये मशीन कोड में कन्वर्ट होता है, और जब ये मशीन कोड में कन्वर्ट होता है तो ये एक फाइल बनाता है जिसको बोलते हैं OBJ फाइल, ऑब्जेक्ट फाइल, ठीक। फिर इस ऑब्जेक्ट फाइल को हम नेक्स्ट स्टेप में करते हैं रन, और जब ये ऑब्जेक्ट फाइल रन होती है तब हमें मिलता है प्रोग्राम का आउटपुट, और ये जो आउटपुट होता है ये होती है EXE फाइल, ये होती है EXE फाइल, एग्जीक्यूटेबल फाइल बोलते हैं इसको, राइट। और एक चीज बच्चे दिमाग में सेट रखना, यदि किसी लैंग्वेज की ट्रांसलेटेड फाइल EXE फाइल बन रही है मतलब वो मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज है, क्योंकि कोई भी मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज या प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज है, क्योंकि यदि कोई लैंग्वेज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है तो वो कभी भी EXE फाइल क्रिएट नहीं करेगी। यदि एक लैंग्वेज की आउटपुट फाइल EXE फाइल है, इट मींस दिस इज अ मशीन प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज, ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज है। अब रीजन समझना क्यों है, तो आप देखो इस पूरी प्रोसेस में क्या होता है, जब आपका प्रोग्राम मशीन कोड ये कंपाइल होने के बाद मशीन कोड को कन्वर्ट करके और रन करके आउटपुट फाइल बनाता है, मतलब ये दो फाइल की मेजरली बात कर रहे हैं अपन, .obj और .exe, ठीक है। इस प्रोसेस को समझना, ये पहली स्टेप है। इस समय जब आपका प्रोग्राम ये वाली स्टेप परफॉर्म करता है ना, रन टाइम, कि प्रोग्राम को कंपाइल किया, देन इट कन्वर्ट्स इनटू मशीन कोड, और मशीन कोड को रन करके मैं आउटपुट में कन्वर्ट कर रहा हूं, इस प्रोसेस के लिए आपके प्रोग्राम को कुछ DLL फाइल की जरूरत पड़ती है। अभी मैं बहुत सारी ऐसी स्टेप आपको बता सकता हूं जहां पर आपको देख के ही लगता है कि C प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज है। ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो C से पाइथन में आ रहे हैं, ताकि आपको पता रहे कि वो C में क्या होता है और पाइथन में क्या होता है। क्योंकि कारण मैं आपको बताता हूं कि आप जब अपना रिज्यूम प्रिपेयर करेंगे तो आप उसमें C भी लिखेंगे और पाइथन भी लिखेंगे। जो फर्स्ट टाइम पाइथन पढ़ रहे हैं उनको टेंशन नहीं है, जिनकी बिगिनिंग लैंग्वेज पाइथन है उनको टेंशन नहीं है, लेकिन जो C पढ़ के पाइथन आ रहे हैं वो आप रिज्यूम प्रिपरेशन में आप C भी लिखोगे और पाइथन भी लिखोगे। तो बच्चे जब तू दोनों लिखेगा, जब आप दोनों लिखोगे तो इंटरव्यूअर का हक बनता है आपसे उन क्वेश्चंस को पूछना जो C और पाइथन के कंपैरेटिव क्वेश्चंस हैं। जो ये आपने दोनों लिखी मतलब आपको दोनों आती है। इसीलिए मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं कि चीजों को फोकस करके समझो, ठीक। तो क्या हुआ, जब ये वाली प्रोसेस परफॉर्म हुई, कौन सी वाली, आपका प्रोग्राम कंपाइल हुआ, मशीन कोड रन हुआ, दैट टाइम योर प्रोग्राम रिक्वायर्ड सम DLL फाइल्स। DLL फाइल का फुल फॉर्म होता है डॉक्यूमेंट लिंकिंग एंड लाइब्रेरी फाइल। इस समय आपके प्रोग्राम को कुछ DLL फाइल की जरूरत पड़ती है, और ये जो DLL फाइल्स है, ये DLL फाइल C की लाइब्रेरी के पास नहीं होती है।
मतलब सी के पास नहीं है, तो फिर ये डीएलएल फाइल्स इसको कौन प्रोवाइड करता है? ये डीएलएल फाइल्स इसको प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये डीएलएल फाइल इसको प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका मतलब है, आप एक बात समझो कि एक प्रोग्राम के कंपाइलेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत बड़ा हाथ है। और अगर ऑपरेटिंग सिस्टम का हाथ है, मतलब अगर ऑपरेटिंग सिस्टम इसकी हेल्प कर रहा है इस प्रोग्राम को कंपाइल और रन करने के लिए, तो बच्चे ये डिपेंडेंसी हो गई ना। मतलब अगर ये डीएलएल फाइल विंडोज के अलावा कहीं और नहीं मिली, तो क्या ये प्रोग्राम कंपाइल और रन होगा? नहीं होगा। क्योंकि समझना इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपने जब प्रोग्राम को कंपाइल किया, रन किया, तो आपकी आउटपुट फाइल कौन सी बनी? EXE। तो हमेशा यूजर को कौन सी फाइल देते हैं हम? EXE फाइल देंगे ना। अरे यूजर को थोड़ी ना हम सोर्स कोड देंगे। देखो आप हमेशा समझना, हर लैंग्वेज 3 फाइल बनाता है 3 पर्सन के लिए, मतलब 3 पर्सन ना बोल के, सोर्स कोड प्रोग्रामर के लिए, मशीन कोड मशीन के लिए, EXE यूजर के लिए। तो यूजर को जब भी कोई फाइल दी जाती है तो वो हमेशा EXE फाइल होती है। बात समझ में आ रही है? आप समझना बेटा, ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो जैसे अगर आप अपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे देखें तो बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर है जो आपके सिस्टम पे EXE से चल रहे हैं, जैसे नोटपैड, कैलकुलेटर, पेन ब्रश, ये सब EXE से चल रहे हैं। और भी बहुत सारे हैं, तो मैंने कुछ के नाम लिए जो आप जानते हैं। ठीक, तो अब आपने कभी देखा है कि पेन ब्रश विंडोज के अलावा कहीं और इंस्टॉल हुआ है? या नोटपैड, कैलकुलेटर विंडोज के अलावा कहीं और इंस्टॉल्ड हुए हैं? नहीं हो सकते बच्चे। क्यों? क्योंकि ये EXE से चलने वाले सॉफ्टवेयर हैं। और जो सॉफ्टवेयर EXE से चल रहे हैं वो मशीन डिपेंडेंट होंगे, क्योंकि इसके क्रिएशन में जो DLL फाइल्स का रोल है वो इसको ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। तो इसका मतलब यह है कि बॉस, यदि मान लो मैं ये EXE, मान लो आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया, स्टेप समझना, मान लो आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया, अब ये सॉफ्टवेयर की जो EXE क्रिएट हुई है, अगर इस EXE को मैं किसी यूजर को हैंडओवर कर रहा हूं, और जिस यूजर को मैं हैंडओवर कर रहा हूं अगर मान लो उसके पास मैक OS है, तो ये सीधे EXE मैंने इसको दे दी। ठीक है, अब इस EXE को अगर ये रन करेगा तो क्या ये DLL इसको मैक OS में मिलेगी जो DLL यहां पे थी? नहीं मिलेगी बच्चे, क्योंकि हर ऑपरेटिंग सिस्टम का आर्किटेक्चर अलग अलग होता है। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब यह है कि अगर मुझे इस प्रोग्राम को दोबारा यहां चलाना है तो मुझे फिर से सोर्स कोड लिखना पड़ेगा, कंपाइल रन करना पड़ेगा। तो फिर ऐसा, तो ये तो कोई सेंस ही नहीं हुआ ना कि आप हर बार मशीन पे जाके सोर्स कोड थोड़ी ना लिखोगे। हम तो चाहते हैं एक बार एक फाइल क्रिएट हो और वो सारी मशीन पे चले। सी में अगर आपने, जो लोग सी पढ़े हुए हैं, अगर आप सी में हैश इंक्लूड लिखते हैं, एक स्टेटमेंट लिखते हैं अपन, हैश इंक्लूड stdio.h समथिंग लाइक दिस, C++ में आपने लिखा होगा हैश इंक्लूड iostim.h। तो आपको पता है ये हैश इंक्लूड क्या है? डू यू नो व्हाट इज दिस हैश इंक्लूड? दिस हैश इंक्लूड आपने पढ़ा होगा, दिस इज कॉल्ड प्री प्रोसेसर। दिस इज कॉल्ड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। सी में बोलते हैं हम इसको प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। और जब आप इसको प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव बोलते हो तो समझो ना, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का मतलब क्या है? प्रोसेस के पहले जो प्रोसेस में आते हैं, ऐसी कमांड जो प्रोसेस के भी पहले प्रोसेस में आती है वो प्री प्रोसेसर कहलाती है। तो आपको पता है शायद सी अगर आपने पढ़ी है, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आप समझना। अगर आपने सी पढ़ी है तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, नहीं पढ़ी है तो कोशिश करो समझने की। ठीक है, आपको पता है सी में प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहां से शुरू होता है? मेन से। लेकिन मेन के ऊपर हम लिखते हैं ना हैश इंक्लूड। तो कंपाइलर अपनी प्रोसेस कहां से शुरू कर रहा है? मेन से। कोई भी कंपाइलर जब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन शुरू करता है तो उसको एक स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए, हम पाइथन में भी डिस्कस करेंगे। उसको एक स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए जहां से वो कंपाइलेशन स्टार्ट करेगा। तो सी का कंपाइलर अपना कंपाइलेशन कहां से शुरू करता है? सी का कंपाइलर अपना कंपाइलेशन शुरू करता है मेन से। गॉट माय पॉइंट? अब लेकिन मेन के पहले कुछ ऐसी कमांड एग्जीक्यूट होती हैं जो हेडर फाइल को इंक्लूड करती हैं, और वो ये प्री प्रोसेसर कमांड है, हैश इंक्लूड। तो क्वेश्चन ये है कि जब मेन का एग्जीक्यूशन कंपाइलर ने शुरू किया तो इन कमांड को किसने एग्जीक्यूट किया? और ये प्रोसेस के पहले प्रोसेस में आ रही है ना, तो इनको किसने एग्जीक्यूट किया? तो इन कमांड को एग्जीक्यूट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका मतलब ये है कि आपके प्रोग्राम में ऑपरेटिंग सिस्टम का रोल है ना। तो ये कॉन्सेप्ट को समझो बेटा कि क्यों हम बोलते हैं सी एंड C++ आर प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज। क्यों ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है? मतलब अगर आपने एक सॉफ्टवेयर सी में बनाया है और अगर वो विंडोज में क्रिएट हुआ है तो इसकी EXE आप किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम पे चला ही नहीं सकते। ये EXE लिनक्स पे नहीं चलेगी। अगर आपको सेम सॉफ्टवेयर लिनक्स के लिए बनाना है तो यू हैव टू क्रिएट अ लिनक्स वर्जन ऑफ दिस।
जैसे आपको पता है ना, एक मोबाइल एप्लीकेशन की बात करें हम, तो एंड्रॉयड की कोई भी एपीके आईओएस पे चल सकती है क्या? या आईओएस का कोई ऐप एंड्रॉयड पे चल सकता है क्या? नहीं, क्योंकि प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी है। तो फिर क्वेश्चन आता है सर व्हाट्सअप तो दोनों पे चलता है, तो व्हाट्सअप के 2 वर्जन बने हुए हैं, एक आईओएस के लिए अलग बना है, एक एंड्रॉयड के लिए अलग बना है, और माइक्रोसॉफ्ट है तो उसके लिए अलग बना हुआ है। तो यदि कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको हर ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलाना है तो फिर आपको उसके वर्जन अलग अलग बनाने पड़ेंगे, लेकिन ऐसे हर सॉफ्टवेयर के नहीं बना सकते ना। अब ये थी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी का कॉन्सेप्ट। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि सर, और इसमें आप समझे ना, ये लैंग्वेज का फॉल्ट नहीं है कि लैंग्वेज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, ये लैंग्वेज बनी ही ऐसी है। मतलब आपकी रिक्वायरमेंट इंडिपेंडेंसी की तो बाद में आई, ये तो सब डिपेंडेंट है। तो देयर आर लॉट ऑफ लैंग्वेजेस लाइक C++, ठीक है, विजुअल बेसिक आई एम टॉकिंग अबाउट विजुअल बेसिक, राइट, नॉट VB.NET। तो ये सब क्या है, दिस ऑल आर प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट टेक्नोलॉजीज। लेकिन क्या हुआ, देखो आप, अब क्वेश्चन आता है कि सर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी की जरूरत क्यों पड़ी? ठीक है, अभी अपन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी को तो समझते हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि सर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी की रिक्वायरमेंट क्यों आई? बच्चे, रिक्वायरमेंट इसलिए आई क्योंकि शुरुआत में जो सॉफ्टवेयर बनते थे वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन हुआ करते थे, है ना। याद है मैंने आपको शुरुआत में बताया था, डेस्कटॉप एप्लीकेशन मतलब जो एक कंप्यूटर पे चलने वाले सॉफ्टवेयर थे। मतलब अगर विंडोज पे चल रहे हैं तो विंडोज पे चलाएंगे उनको, राइट। लेकिन जब इंटरनेट आया, मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जो इंटरनेट पे रन करना है, समझना बात को बच्चे, जब आपको ऐसे सॉफ्टवेयर बनाना है जो इंटरनेट पे रन करना है, तो आपको पता है इंटरनेट पे चलने वाले सॉफ्टवेयर कैसे चलते हैं। यदि किसी सॉफ्टवेयर को आपको इंटरनेट से रन करना है तो आप इंटरनेट से सॉफ्टवेयर कैसे चलाओगे? तो आप क्या करोगे, आप उस सॉफ्टवेयर को सर्वर पे अपलोड कर दोगे, है ना। हम इस सॉफ्टवेयर को अपलोड कर देते हैं सर्वर पे, पता है ना आपको, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, कि एक सॉफ्टवेयर को अगर आपको लगता है इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन बनानी है, और अगर वो इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन है तो वो सॉफ्टवेयर तो सर्वर पे रखा होगा, और सर्वर से फिर वो अलग अलग क्लाइंट तक पहुंचेगा। बात करेंगे इसकी हम आगे, नो डाउट, बहुत डिटेल में बात करेंगे। पर अभी व्हाई द प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेजेस आर रिक्वायर्ड, इस कॉन्सेप्ट को समझो आप। कि यदि मान लो आप एक ऐसा सॉफ्टवेयर, क्योंकि 1990s के बाद इंटरनेट मार्केट में आ गया, अब जब इंटरनेट मार्केट में आया तो बस ऐसी टेक्नोलॉजीज चाहिए थी, ऐसी लैंग्वेजेस चाहिए थी जिसके बने हुए प्रोग्राम को चलने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंडेंसी ना रखना पड़े। मतलब जो आसानी से हर ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन हो सके। क्यों? क्योंकि वो प्रोग्राम सर्वर पे रखा हुआ है, और सर्वर से जब वो अलग अलग मशीन पे जाएगा तो बॉस किसके पास कौन सी मशीन है ये तो पता ही नहीं है ना। अरे कोई विंडोज यूज कर रहा है, कोई मैक ओएस यूज कर रहा है, कोई लिनक्स यूज कर रहा है, कोई उबंटू यूज कर रहा है, ठीक है, किसी के पास विंडोज का कोई वर्जन है। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं किसी फाइल की EXE, मान लो ये सॉफ्टवेयर है, इसकी EXE है, अब इस EXE को मैं सर्वर पर रख देता हूं, समझना। अरे इसकी आउटपुट फाइल EXE फाइल है ना C में, और अगर मान लो मैं चाहता हूं ऐसा सॉफ्टवेयर, मान लो कोई वेबसाइट बना रहा हूं मैं, डायनेमिक वेबसाइट, अब उस डायनेमिक वेबसाइट को C में बना सकते हैं क्या? पॉसिबल ही नहीं है ना। आप सोचो ना कि बॉस अगर मैं इसके EXE को सर्वर पर रख दूंगा तो ये चलेगा कैसे? क्योंकि ये EXE दुनिया में उसी मशीन पे चलेगी जिसके पास विंडोज है। तो इसका मतलब इस वेबसाइट को लॉन्च करने के पहले आपको एक अनाउंसमेंट करना पड़ेगा कि वही लोग इस वेबसाइट को देखें जिसके पास विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऐसा होता है क्या? आपने अगर एक वेबसाइट बनाई है सो दैट इज ओपन फॉर एवरीवन, वो तो सभी के लिए ओपन है ना। प्रॉब्लम समझ में आ रही है? तो क्या हुआ था कि बॉस, अब इसको बहुत डिटेल में जाने के बजाय मैं अभी केवल एक ओवरव्यू देता हूं आपको कि HTML जो कि किसी भी वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है, इस HTML के साथ एक ऐसी लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट थी जो जिसमें बना हुआ प्रोग्राम कंपाइलेशन या इंटरप्रिटेशन के बाद, मतलब जब वो प्रोग्राम सोर्स कोड से ट्रांसलेट हो जाए तो इसका ट्रांसलेटेड कोड दुनिया के हर मशीन पे चलना चाहिए। और वो EXE फाइल नहीं हो सकती क्योंकि EXE मशीन डिपेंडेंट होती है। तो यहां पर रिक्वायरमेंट आई प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज की। हियर वी रिक्वायर्ड अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, ताकि मैं एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना सकूं जो मैं सर्वर पे रख दूं, और सर्वर पे रखने के बाद मैं इसको कहीं पे भी रन कर सकूं। तो इस HTML के साथ में, क्योंकि HTML के साथ में ये कोड चलता है, ये अपन और आगे बात करेंगे, ठीक है। तो इस HTML के साथ में मुझे एक ऐसे लैंग्वेज का कोड जोड़ना था जो मैं हर जगह रन कर सकूं। तो वो कौन सी लैंग्वेज है जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बन के आया और जिसने ये पॉसिबल किया कि यू कैन रन दिस कोड फ्रॉम एनीवेयर, क्योंकि वो EXE फाइल क्रिएट नहीं करती है। तो ये जो टेक्नोलॉजीज आई,
ये आई पाइथन, जावा, ठीक है, दोनों है। पाइथन इज ऑल्सो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, जावा इज ऑल्सो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि एक बार अगर मैंने, लेकिन हमारा जो कप ऑफ टी रहेगा वो क्या रहेगा, पाइथन। तो जब भी हमें ऐसी एप्लीकेशन बनानी है पाइथन में, जो मुझे लगता है कि मुझे डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन बनानी है। डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन समझते हो आप, एक होती है सिंपल एप्लीकेशन, एक होती है डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। सिंपल एप्लीकेशन मतलब जो एक सिंगल यूजर यूज कर रहा है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन वो होती है जो डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट में काम करती है। बात समझ में आ रही है? डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट मतलब क्या, जहां पर आपकी एप्लीकेशन को यूज करने वाला क्लाइंट कहां बैठा है वर्ल्ड में, वो आपको भी नहीं पता है, और उसके पास कौन से कॉन्फ़िगरेशन का मशीन है वो आपको भी नहीं पता है। लेकिन हमारा सॉफ्टवेयर ऐसा होना चाहिए जो उसके ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंडेंसी ना रखे, चाहे वो कोई भी ओएस हो। मुझे उसको, जैसे आप देखते हैं ना, किसी वेबसाइट को ओपन करने के पहले कभी हमने सोचा है क्या कि हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? नहीं, क्योंकि वेबसाइट रन इन एनी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इस तरीके की एप्लीकेशन को अगर मुझे रन करना है, सो हियर वी रिक्वायर्ड अ लैंग्वेज विच इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। और इस प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज को अब हम देखने जा रहे हैं, एंड दैट इज व्हाट, पाइथन। कि पाइथन ने ऐसा क्या किया कि वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज बनी। ठीक है, यहां पर हम बात करेंगे पाइथन वर्चुअल मशीन के बारे में। ठीक है, यहां पर हम बात करेंगे कि बॉस पाइथन का, जैसे ये सी के कोड का एग्जीक्यूशन है, वैसे हम बात करेंगे पाइथन का कोड किस तरीके से एग्जीक्यूशन परफॉर्म करता है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं यहां पे हम, ताकि आपको समझ में आए कि हाउ द पाइथन कोड इज एग्जीक्यूट, कि पाइथन कोड किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है। अब आप देखिए, यहां पर समझना इसको बहुत ध्यान से, कि सपोज अगर मेरे पास अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है या अलग अलग मेरे पास मशीन्स है, ठीक, और पाइथन का कोड हम किस तरीके से लिखेंगे, तो हम यहां पे पाइथन के कोड का एग्जीक्यूशन समझते हैं कि हाउ द पाइथन कोड विल गोइंग टू बी एग्जीक्यूट। पाइथन कोड हम बोलते हैं इट इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, बट इट यूजेस जिट कंपाइलर फॉर इंटरप्रेटेड द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ कोड। तो समझते हैं वन बाय वन चीजों को, यहां पे ध्यान से समझने की कोशिश करना कि हाउ पाइथन इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। ठीक, तो ये पाइथन का कोड मैंने लिखा। ठीक है, अगर मान लो मैं यहां पर पाइथन का कोड लिखता हूं, तो सबसे पहले यहां भी हम क्या लिखेंगे, सोर्स कोड, है ना। पाइथन जैसे हर लैंग्वेज में हम कोडिंग करने के लिए सोर्स कोड लिखते हैं, अभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले, वैसे ही पाइथन में भी लिखेंगे। ये सोर्स कोड का एक्सटेंशन क्या होगा, .py। ध्यान से समझना कि जब हम पाइथन का सोर्स कोड लिखते हैं तो पाइथन के सोर्स कोड का एक्सटेंशन होता है .py। .py एक्सटेंशन के साथ हम पाइथन के सोर्स कोड को सेव करते हैं। ठीक, अब इस सोर्स कोड को जब आपने सेव किया, ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप पे आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपको इसको ट्रांसलेट करना है। वी नीड टू ट्रांसलेट दिस। तो यहां पर हम बोलते हैं पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज मतलब अभी हम बात करेंगे कंपाइलर और इंटरप्रेटेटर में क्या डिफरेंस होता है। ठीक, तो पाइथन इज अ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। लेकिन जब पाइथन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज शुरुआत में आई थी, सो देयर वाज एन इश्यू विद पाइथन। परफॉर्मेंस वाइज ये बहुत लो जा रही थी। अभी हम लिमिटेशन ऑफ पाइथन की जब बात करेंगे तो वहां पर हम देखेंगे कि इट इज वेरी लो, परफॉर्मेंस वाइज ये बहुत लो थी। और जब ये परफॉर्मेंस वाइज लो है, राइट, तो यहां पर यूज किया गया जिट कंपाइलर। तो पाइथन का कोड जो इंटरप्रेटेड करता है, या जिसको हम बोलते हैं द पाइथन कोड इज ट्रांसलेटेड यूजिंग जिट कंपाइलर। ठीक है, तो यहां पर हमने यूज किया सपोज जिट कंपाइलर। तो पाइथन यूज जिट कंपाइलर, सपोज क्या है, जिट कंपाइलर को यूज करता है। जब ये सोर्स कोड इंटरप्रेटेड हुआ, तो ये सोर्स कोड बच्चे, अभी क्या हुआ था सी में, जब आपने सोर्स कोड लिखा और जब आपने उसको ट्रांसलेट किया, सो दैट सोर्स कोड विल कन्वर्ट इनटू मशीन कोड। लेकिन यहां पर पाइथन का सोर्स कोड मशीन कोड ट्रांसलेशन नहीं करता है। ध्यान से सुनना, यहां पर सोर्स कोड मशीन कोड ट्रांसलेशन नहीं करता है। जब पाइथन का सोर्स कोड हम जिट कंपाइलर के थ्रू ट्रांसलेट करते हैं, इंटरप्रेटेटर के थ्रू ट्रांसलेट करते हैं, सो दैट इज ट्रांसलेटेड इनटू एन इंटरमीडिएट कोड, जो सोर्स कोड भी नहीं है और जो मशीन कोड भी नहीं है, एंड दैट इंटरमीडिएट कोड इज कॉल्ड बाइट कोड। ये इंटरमीडिएट कोड कहलाता है बाइट कोड। आई बात समझ में? और इस बाइट कोड वाली फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, .pyc।
दिस इज कॉल्ड .pyc फाइल, पाइथन कंपाइल्ड फाइल, राइट, .pyc फाइल। अब ये जो .pyc फाइल है, इसकी खास बात क्या है? ये जो .pyc फाइल है, दैट इज नॉट मशीन डिपेंडेंट, दैट इज नॉट मशीन डिपेंडेंट फाइल, राइट। मतलब अगर मान लो पाइथन के सोर्स कोड को आपने कंपाइल किया, जब ये कंपाइल हुआ तो ये किस में कन्वर्ट हुआ? ये कन्वर्ट हुआ बाइट कोड में। अब अगर मुझे इस बाइट कोड को रन करना है और ये मेरे पास अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, सुनना ध्यान से। नाउ आई एम हैविंग अ विंडोज, ठीक, ये मेरे पास है सपोज लिनक्स, ठीक, यहां पर मेरे पास है सपोज मैक ओएस, हियर वी हैव सपोज उबंटू, एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर देयर। तो यदि मान लो मुझे पाइथन के प्रोग्राम को मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करना है, तो यहां पर आप समझना, इन सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के पास एक सॉफ्टवेयर है जो पाइथन का दिया हुआ होगा। मतलब यदि मुझे पाइथन की एप्लीकेशन को हर ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करना है, सो देयर इज अ सॉफ्टवेयर who is responsible to translate this bytecode into machine code and displays the output। और वो जो सॉफ्टवेयर जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है PVM, that is called PVM, Python Virtual Machine। This is called Python Virtual Machine। मतलब यदि इन सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के पास PVM है तो PVM को केवल बाइट कोड चाहिए। अगर उसको बाइट कोड मिल गया तो पीवीएम उस बाइट कोड को मशीन कोड में ट्रांसलेट करके आपको रिजल्ट शो कर देगा। तो यदि हमें पाइथन के प्रोग्राम को मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करना है तो इन सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के पास एक सॉफ्टवेयर है एंड दैट इज कॉल्ड पीवीएम है, मतलब हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो फिर यहां क्वेश्चन ये भी आता है कि सर ऐसे तो फिर सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के पास पीवीएम होना जरूरी है। बताता हूं, अभी इसका कॉन्सेप्ट भी समझाता हूं, डोंट वरी। लेकिन पहले एक बार आप पाइथन का कोड एग्जीक्यूशन समझो और ये समझो हाउ पाइथन इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। कि पाइथन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कैसे है? तो आपने सोर्स कोड लिखा, ट्रांसलेट हुआ बाइट कोड। अब ये बाइट कोड मैंने विंडो को दिया या लिनक्स को दिया या मैक ओएस को दिया या उबंटू को दिया या किसी XYZ ऑपरेटिंग सिस्टम को दिया, इन सबके पास एक कॉमन सॉफ्टवेयर है पीवीएम। अब एक्चुअली ये पीवीएम क्या होता है, सुनना ध्यान से। सपोज करो ये पाइथन का रन टाइम एनवायरनमेंट है, दिस इज रन टाइम एनवायरनमेंट ऑफ पाइथन, है ना, ये पाइथन का रन टाइम एनवायरनमेंट है। मतलब पाइथन के प्रोग्राम को चलने के लिए जो भी चाहिए, DLL फाइल चाहिए, व्हाटएवर जो चाहिए वो उसको इस रन टाइम एनवायरनमेंट में मिलेगा। और पीवीएम इसी का एक पार्ट है, दिस इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ, मतलब पाइथन रन टाइम एनवायरनमेंट का एक पार्ट है पीवीएम, पाइथन वर्चुअल मशीन। बात समझ में आ रही है? पाइथन वर्चुअल मशीन इज वन ऑफ द सॉफ्टवेयर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रन द मशीन, रन द पाइथन कोड। लेकिन ये अकेला नहीं है, इसके साथ और भी है। मतलब रन टाइम एनवायरनमेंट में देयर आर DLL फाइल्स आर देयर, देयर आर अनदर सॉफ्टवेयर आर देयर। अभी हम आर्किटेक्चर की भी बात करेंगे, पहले समझो आप। तो अगर मान लो पाइथन को ये रन टाइम एनवायरनमेंट जहां पाइथन का कोड को रन होना है, यदि पाइथन के कोड को इस रन टाइम एनवायरनमेंट में रन होना है और अगर ये रन टाइम एनवायरनमेंट इसको किसी भी ओएस पे मिल जाए, तो क्या फर्क पड़ रहा है फिर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? क्योंकि पाइथन के प्रोग्राम को चलने के लिए जो एनवायरनमेंट चाहिए वो एनवायरनमेंट सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है। तो ये एनवायरनमेंट विंडोज पे है या लिनक्स पे है या मैक ओएस पे है या कहीं भी है, इससे क्या फर्क पड़ रहा है? क्योंकि मैं ऑपरेटिंग सिस्टम को तो देख ही नहीं रहा हूं ना बच्चे। अरे चलिए रन टाइम एनवायरनमेंट, इसके ऊपर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, सपोज वो विंडोज है, समझ जरा, ये विंडोज है, क्या फर्क पड़ रहा है? क्योंकि पाइथन का प्रोग्राम को चलना है तो .pyc फाइल लेके आपका प्रोग्राम एक बार इस एनवायरनमेंट में आ गया तो उसको मतलब ही नहीं है ना, ये pyc फाइल यहां आ गई तो सब कुछ यही मिलेगा ना उसको, तो उसको चलने के लिए जो चाहिए वो यहां मिलेगा। तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि वो विंडोज है या मैक ओएस है या कोई भी XYZ ऑपरेटिंग सिस्टम है, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? अरे समझ में आ रही है बात? लेकिन पिछली लैंग्वेज में क्या था, सी के प्रोग्राम को जो DLL चाहिए थी वो सीधे जाके ऑपरेटिंग सिस्टम से ले रहा था। और अगर ऑपरेटिंग सिस्टम से ले रहा है मतलब कि डिपेंडेंसी है ना, यहां है ही नहीं। ये जो एनवायरनमेंट है ये विंडोज के पास भी है, ये लिनक्स के पास भी है, ये मैक ओएस के पास भी है, उबंटू के पास भी है। और पाइथन के प्रोग्राम को चलने के लिए जो एनवायरनमेंट चाहिए वो सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है। तो जब प्रोग्राम इससे बाहर जाएगा तब ये अपना क्या शो करेगा, आउटपुट। नाउ इट शोज एन आउटपुट, चाहे वो विंडोज का हो या मतलब बाइट कोड, एक
वर्चुअल मशीन को रन होने के लिए किस चीज की जरूरत है? वर्चुअल मशीन को रन होने के लिए बाइट कोड चाहिए, और ये पूरी प्रोसेस इंटरप्रेटेड फॉर्म में रन होगी, है ना। मतलब हम बोलते हैं पाइथन वर्चुअल मशीन इज एन इंटरप्रेटेटर, ये इंटरप्रेटेटर है। इसमें मैं आपको डिफरेंस समझाऊंगा, अभी आप कंफ्यूज मत हो, है ना। जिट कंपाइलर और पाइथन वर्चुअल मशीन दोनों में हम डिफरेंशिएट बात करेंगे, ठीक है। लेकिन एक बार आप पहले कोड एग्जीक्यूशन समझ लो, ताकि आपको यह समझ में आ जाए कि प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी में क्या डिफरेंस है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी? पाइथन रन टाइम एनवायरनमेंट क्या है, पाइथन वर्चुअल मशीन क्या है? पाइथन वर्चुअल मशीन इज अ सॉफ्टवेयर, इज एन एप्लीकेशन हु इज रिस्पॉन्सिबल टू एग्जीक्यूट द बाइट कोड, जो बाइट कोड को एग्जीक्यूट कर रहा है, और ये रन टाइम एनवायरनमेंट का एक पार्ट है। और पाइथन एप्लीकेशन को चलना है तो उसको इस एनवायरनमेंट में एंटर करवा दो, फिर उसको मतलब ही नहीं कि आउटर एनवायरनमेंट क्या है। एक बार वो अंदर आ गया इस एनवायरनमेंट में, तो बाहर के एनवायरनमेंट से उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला कि वो कहाँ है, वो विंडोज़ पे है, ये वो मैक ओएस पे है, वो लिनक्स पे है, वो कहाँ है, क्योंकि इसकी कोई डिपेंडेंसी किसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे नहीं है। अब इसमें एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आपने एक चीज़ देखी, पाइथन का प्रोग्राम जो पहली फाइल बनाता है वो .py फाइल है, वो ट्रांसलेशन के बाद जो दूसरी फाइल बनाता है वो .pyc फाइल है। पाइथन ट्रांसलेशन के बाद जो फाइल बनाता है वो .pyc फाइल है, ठीक। मतलब ट्रांसलेशन के बाद ये फाइल बनी और इसके बाद कोई फाइल नहीं बनी। पाइथन का प्रोग्राम केवल दो फाइल बनाता है, .py एंड .pyc। पाइथन नेवर 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 क्रिएट exe फाइल, क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला था, इफ अ लैंग्वेज क्रिएट्स एन exe फाइल दैट मीन्स इट्स अ मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज, एंड पाइथन नेवर क्रिएट्स एन exe फाइल। जब आप जावा पढ़ोगे तो वहां भी समझोगे आप कि java.java.class फाइल बनाता है, ठीक है। पाइथन .py.pyc फाइल बनाता है। जैसे यहां मैंने pvm बताया, आप जावा में पढ़ोगे JVM होता है, पर ठीक है, अब कंपेयर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मेरा कमिटमेंट था आपसे कि मैं कोई कंपेरिजन नहीं करूंगा टेक्नोलॉजीज के। आया समझ में? सो हाउ पाइथन कोड इज एग्जीक्यूट, ये बात समझ में आई पाइथन। और अभी आप समझ लें इसके आर्किटेक्चर पे, तो अभी मैं आऊंगा। ये तो मैंने आपको अभी केवल पाइथन की डेफिनेशन की बात की है, कि पाइथन की हमने जो डेफिनेशन दी थी वो क्या दी थी, कि पाइथन इज ओपन सोर्स, फ्रीवेयर, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, फंक्शन ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये हमने पाइथन की डेफिनेशन दी थी। तो बच्चे तो अभी अपने डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। अभी हमने पहले फ्रीवेयर समझा, फिर हमने ओपन सोर्स समझा, और अब हमने समझा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी क्या होता है, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी एंड इंडिपेंडेंसी। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों तक पहुंचाओ यार, ताकि मैक्सिमम लोग इस वीडियो को देखें और समझें कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी, विच इज द मोस्ट टू द पावर 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ इंटरव्यू, है ना। एक मोस्ट चीज होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और मैं बोलता हूँ मोस्ट टू द पावर 1000 इंपॉर्टेंट, मतलब आप सोचिए कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और अगर कोई भी चीज आपको लग रही है जो कंफ्यूज कर रही है, प्लीज 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 हमें राइट करिए। मैं हूं आपके पास, जो आपके क्वेश्चन के आंसर को बिल्कुल रिप्लाई करूंगा, ठीक है। चलिए, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।